पॉलिटी के प्रश्नों की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल, चौथा है विधि मंत्री। इसका ऑप्शन पहला सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश पद के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथा है उत्प्रेषण। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के आधार पर किसी अभियुक्त को सही तरीके से हिरासत में लिया है या अवैध तरीके से, इस चीज़ की जांच पड़ताल न्यायालय करता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती का मामला, दूसरा गोलकनाथ का मामला, तीसरा है मिनर्वा मिल्स का मामला, चौथा है गोपालन का मामला। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, केशवानंद भारती का मामला 1973 में। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बाद में दिए गए निर्णय को बदल दिया। इसमें 24वें और 25वें संवैधानिक संशोधन की धारा के तहत ये पुष्टि की कि केशवानंद भारती का मामला था कि वह प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ बाद में यह निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। एक नव प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती मामले में। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, उच्चतम न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 65 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 62 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 70 वर्ष, चौथा ऑप्शन है कोई सीमा नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 65 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है और न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है बंदी उपस्थापन, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेध, चौथा है उत्प्रेषण। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, परमादेश। वह अधिकार देता है कि अधिकारी किस अधिकार से वह अपने पद का कार्य कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ, इसका ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है राज्य के राज्यपाल। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा
दिलाई जाती है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ अनुच्छेद 124(6) के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन में सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकारों के का रक्षक उच्चतम न्यायालय है। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। विश्व के किसी भी संविधान में सुप्रीम कोर्ट को ऐसी आधिकारिकता नहीं है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय भी करता है। हमारा अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। दूसरा है राज्य का मंत्रिपरिषद। तीसरा है राज्यपाल। चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, राज्यपाल। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, दूसरा इंदौर, तीसरा भोपाल में, चौथा है जबलपुर में। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, जबलपुर में। और यूपी का उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद की स्थापना 1860-19 में हुई थी, 1869 को हुई थी। और इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, न्याय अभिकर्ता, तीसरा है महान्यायवादी, चौथा है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत की संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार होता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। इस संबंध में अनुच्छेद 105(4) के अनुसार महान्यायवादी को वह सभी विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो सांसद को उपलब्ध होते हैं। जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो व्यवहार में वह भी त्यागपत्र दे सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक या अभिभावक के तौर पर कार्य करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मूल अधिकार, दूसरा निदेशक सिद्धांत, तीसरा उद्देशिका यानी प्रस्तावना, चौथा है केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, मूल अधिकार। इसकी अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई है। वह मूल अधिकारों का संरक्षक भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन पहला सही है, मूल अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। किसी उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दूसरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तीसरा दिल्ली उच्च न्यायालय, चौथा है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लीला सेठ के रूप में 1991 में हुई थी। इसी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ जो दिल्ली उच्च न्यायालय में 1978 में नियुक्त की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल
समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद के 2/3 सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या चौथा है विशेष बहुसंख्य सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, विशेष बहुसंख्य सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका हमारा ऑप्शन चौथा सही है। हमारा अगला, जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो रिट हमारी 5 प्रकार की होती है। अब किसके द्वारा जारी की जाती है? इसके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, दूसरा उच्च न्यायालय द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और उच्च न्यायालय भी। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? संविधान द्वारा की गई थी, संसद के कानून द्वारा की गई थी, या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई थी, यह चौथा है 1947 के अधिनियम द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, संविधान द्वारा की गई थी ऑप्शन के अनुसार। क्योंकि जब 1950 में नया संविधान बनकर तैयार किया गया था, तब उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं भारत का राष्ट्रपति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का प्रधानमंत्री, या राज्यसभा का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश संविधान का अभिरक्षक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश के ऑप्शन दिए गए हैं राज्य सरकार के, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल के। का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, उच्च न्यायालय। भारत में जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत इनका वर्णन है जिला न्यायालयों का, और यह उच्च न्यायालय के नियंत्रण में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, दूसरा ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चौथा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का नहीं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में हर वैसे मामलों में जिसमें भारत सरकार संबंधित होती है, उसमें वही भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध विरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है कि वो वारंट। इसका ऑप्शन हमारा जो है पहला सही है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो वह न्यायालय आदेश देता है कि उसे 24 घंटों के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए सशरीर सहित। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं,
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसका ऑप्शन हमारा पहले गलत है, बाकी सब सही है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्त करते हैं। ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ना कि न्यायमूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इसका सर्वोच्च न्यायालय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। इसका ऑप्शन पहला सही है हमारा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की भी, अन्य न्यायाधीशों की भी, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षा उपाय क्या है? तो ऑप्शन है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, दूसरा है सुगठित दलगत प्रणाली, तीसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, चौथा है अधिकारों की घोषणा। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1905 को, 1911 को, या 1914 को, या 1916 को। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद की स्थापना 1869 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी भारत के पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 1973 का विनियामक अधिनियम, दूसरा 1784 का ब्रिटिश इंडिया अधिनियम, तीसरा है 1793 का चार्टर अधिनियम, चौथा है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, चार्टर 1773 का विनियामक अधिनियम, क्योंकि 1973 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में हुई थी। हमारा ऑप्शन पहला सही है। प्रश्न है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? इसका ऑप्शन दिए गए, सिविल न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा उच्चतम न्यायालय, चौथा है जिला न्यायालय। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, उच्चतम न्यायालय। किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और यह अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा महान्यायवादी, तीसरा विधि मंत्री, चौथा है न्यायिकर्ता। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, महान्यायवादी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के कार्यालय का प्रावधान किया गया है। वह भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है और भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कर्तव्य इस प्रकार हैं। जैसे वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जिससे उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है। दूसरा, वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करेगा या सौंपेगा। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? इसका ऑप्शन दिए गए उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय यानी लोकसभा अध्यक्ष को। दूसरा है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग से। तीसरा है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य से, या कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से। तो हमारा इसका ऑप्शन चौथा सही है, कानून अथवा राज्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। राय मानने का बाध्यकारी नहीं होता राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? ऑप्शन है, पहला महान्यायवादी, दूसरा महालेखापाल, तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल, चौथा है सॉलिसिटर जनरल। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता भी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होता है। वह संसद में वोट नहीं दे सकता। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, महान्यायवादी, जिसका अनुच्छेद 76 में वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? भारत के उच्चतम न्यायालय और केंद्र और राज्यों के बीच। इसका ऑप्शन है सलाहकार क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत, दूसरा है मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत, तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकारिता, चौथा है न्यायशास्त्र। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, मूल क्षेत्र अधिकारिता के, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी के मध्य वाद की स्थिति में निर्णय का मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है? जैसे भारत सरकार और एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच निर्णयों का जो है फैसला वह सर्वोच्च न्यायालय करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनहित याचिका का क्या मतलब होता है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं। जनहित याचिका का क्या मतलब है? इसमें है पहला ऑप्शन, कुछ भी जिसमें जनहित हो। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। तीसरा है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया मुकदमा। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। जनहित याचिका या लोकहित मुकदमा, जिसे PIL कहते हैं, का मुकदमा या वैध कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अधिकार से वंचित व्यक्तियों या समूह या अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की मांग करता है। पीड़ित व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय जाना पड़े। लोकहितवाद का उद्भव USA अमेरिका से हुआ। भारत में लोकहितवाद PIL की शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। भारत में 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर PIL की शुरुआत की 1980 में। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुसूचित जनजाति का उत्थान से, दूसरा अल्पसंख्यकों के उत्थान से, तीसरा है बाल विवाह के, चौथा है महिलाओं का सशक्तिकरण से। तो इसका हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रवर्तक हरिबिलास शारदा के नाम पर इसे सामान्यतः शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह के लिए आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय को पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, दूसरा है जिला न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय, चौथा है संसद। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है,
उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका ऑप्शन है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दूसरा है राजद्रोह, तीसरा है दहेज की मांग से संबंधित अपराध, चौथा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार। का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। राजद्रोह का मामला भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत आता है। और अगला प्रश्न है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी किया करती हैं? इसका ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, प्रतिषेध। मतलब उसे रोक सकती हैं, वह किस अधिकार से वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है, इस आधार पर। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? भारतीयों में से तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है, इसका मुख्यालय द हेग में है स्थित है। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह, दूसरा है जस्टिस एम कटाजू, तीसरा है जस्टिस BI चंद्रचूड़, चौथा है जस्टिस JS खेहर। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह एक भारतीय अधिवक्ता और प्रशासक थे जो 1985 से लेकर 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। वह द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके और 4 भारतीय न्यायाधीशों में से एक थे। BN राव 1952 से 53, RS पाठक 1989 से 91 और दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवारत 3 अन्य भारतीय न्यायाधीश भी हैं। इसका हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा USA, चौथा ब्रिटेन। तो न्यायिक समीक्षा, तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, USA में। कोई भी निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसकी व्याख्या पुनः व्याख्या की जा सकती है या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है या किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा भारत के राष्ट्रपति, चौथा है भारत के राज्यपाल। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? भारत में किसे देश के कानून के ऊपर माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के किसी धनी व्यक्ति को, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि भारत के कानून से ऊपर
किसी को नहीं माना गया है, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो। और अगला प्रश्न है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले को, या वो राज्य के उच्च न्यायालय के, या जिला न्यायालय के फैसले, या कोई विकल्प सही नहीं है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानना ही पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन है बिजन मुखर्जी, दूसरा AR सरकार, तीसरा हीरालाल कानिया, चौथा YV चंद्रचूड़। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, हीरालाल कानिया, जो 1950 से 1951 तक रहे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, सैयदा ताहिरा, दूसरा है लीला सेठ, तीसरा रूमा पाल, चौथा है फातिमा बीबी। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, लीला सेठ किसी राज्य की मुख्य न्यायाधीश रही लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी रही। और अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका ऑप्शन है सुजाता मनोहर, दूसरा रूमा पाल, तीसरा लीला सेठ, चौथा है अन्ना चांदी। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, लीला सेठ। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, और वह 5 अगस्त 1991 को एक राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी। 1997 से 2000 के दौरान भारत के 15वें विधि आयोग की सदस्य भी रही। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन कौन से भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी हैं। ऑप्शन है किसी राज्य के क्षेत्र के, दूसरा जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर, चौथा है केवल जिला न्यायाधीशों पर, जिला न्यायालयों पर, या भारत के सभी न्यायालयों पर। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है,